मुझे पैसों की सख्त जरूरत है समीर, विजय ने सीरियस अंदाज में सामने बैठे अपने दोस्त समीर से कहा। तो समीर कंधे उचकाते हुए कहने लगा, यार विजय, इसका हल तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन समीर, तुमने जो हल मुझे बताया है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और मैं किसी भी कीमत पर वो काम नहीं कर सकता। यार मुझे नौकरी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी भी रईस जादी का पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाऊं। विजय ने उस जॉब के लिए नापसंदगी दिखाते हुए बहुत ही उदास लहजे में ये बात कही। तो समीर विजय को उसके हालातों के बारे में याद दिलाते हुए कहने लगा, देख यार विजय, अभी जैसे तेरे घर के हालात हैं, तुझे तो इस नौकरी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। विजय मेरे यार, सड़क पर कटोरा लेकर बैठने से तो अच्छा ही है कि तू ये नौकरी कर ले और अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे जमा कर ले। विजय समीर की बात सुनकर एकदम से चुप हो गया और फिर कहने लगा, यार समीर, अगर पापा ने गलत लोगों से हाथ नहीं मिलाया होता तो आज हमारे पास भी सब कुछ होता। माँ को वो सारे ऐशो आराम और सुकून से भरी जिंदगी को छोड़कर यूं गरीबी के दिन नहीं काटने पड़ते, और वो भी पापा के बगैर अकेलेपन में। ये कहते हुए विजय के लहजे में अपने पापा के लिए नाराजगी साफ झलक रही थी। तो समीर विजय के हाथ पर हाथ रखते हुए कहने लगा, देख विजय, जो होना था वो तो हो चुका है। अब तू बीती बातें याद करके और अंकल जी को कोसकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। मेरी बात मान ले यार और ये नौकरी ज्वाइन कर ले। तेरी हाइट और बॉडी इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर से इस जॉब के लिए तुझे अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। समीर की बात सुनकर विजय ने खामोश निगाहों से समीर की ओर देखा और उसकी बातों में हामी भरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो समीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। लेकिन फिर विजय कहने लगा, समीर, तूने तो बताया था कि जो लड़की ये नौकरी ऑफर कर रही है वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, और तू तो जानता है ना कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। अपनी बात खत्म करके विजय मुस्कुराने लगा तो समीर ने भी मुस्कुराकर उसे वार्निंग देते हुए कहा, तुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा विजय, क्योंकि जिसके लिए तू काम करने जा रहा है ना, वो तेरी टक्कर की ही है। विजय ने अपनी आंखें घुमाते हुए अपना सिर झटक दिया और समीर की बातों को अनसुना करते हुए उसकी बातों को हवा में उड़ा दिया। तो वहीं दूसरी ओर सुधीर चाचा ने सोफे पर आराम से बैठी मधु से झुंझलाते हुए पूछा, मधु, आखिर ऐसी क्या बुराई है विक्रांत में और तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मधु ने भी शांत और नर्म अंदाज में जवाब देते हुए कहा, चाचा जी, मैं नहीं जानती कि उसमें क्या बुराई है और क्या नहीं। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती और आप इस शादी के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मधु के इस जवाब ने सुधीर चाचा के दिल में झुलस रही गुस्से की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया और वो गुस्से से दहाड़ते हुए कहने लगे, इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की हो तुम, और क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारा बाप वसीयत में क्या लिख कर गया है? ये कहते हुए जैसे ही सुधीर चाचा ने वसीयत के पेपर्स मधु की ओर टेबल पर फेंके तो मधु के छोटे से माथे पर बल पड़ गए। अभी तो मधु ने वो वसीयत के पेपर्स उठाकर पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी अचानक ही उसके सुधीर चाचा दांत पीसते हुए कहने लगे, बेवकूफ लड़की, अगर 25 साल के अंदर अंदर तुम्हारी शादी नहीं हुई ना तो ये सारी जायदाद किसी फाउंडेशन में चली जाएगी। वसीयत के पेपर्स पढ़ते ही मधु के चेहरे का सुकून भी गायब हो गया और वो धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी, पापा इस तरह की बचकानी वसीयत कैसे बना सकते हैं? ये बड़बड़ाते वक्त मधु की आवाज इतनी धीमी थी कि उसकी बड़बड़ाहट सिर्फ उसके कानों तक ही पहुंच पाई थी। सुधीर चाचा मधु को अपने शब्दों के जाल में फंसाना चाहते थे, इसलिए वो मधु के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए नरमी से कहने लगे, देखो मधु, अब अगर तुम्हें पूरी जिंदगी सड़कों पर ही गुजारनी है तो अपनी बात पर कायम रहो, वरना विक्रांत से शादी कर लो। विक्रांत एक जाना पहचाना लड़का है और ऊपर से वो एक तरह से हमारे परिवार का ही हिस्सा है।
तो घर की दौलत घर में ही रहेगी और किसी बाहर वाले को शामिल करने की नौबत ही नहीं आएगी। और वैसे भी तुम किसी को पसंद थोड़ी ना करती हो। मधु ने भी अपने चाचा की तरफ देखते हुए खुलासा किया और कहने लगी, नहीं चाचा, मैं अपने लिए किसी और को पसंद कर चुकी हूँ और यही वजह है कि मैं विक्रांत से शादी नहीं कर सकती। सुधीर चाचा और सोफे पर चुपचाप से बैठी अनीता चाची ने हैरत से मधु की ओर देखा तो मधु कहने लगी, चाचा जी, चाची जी, इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस लड़के को अपने लिए पसंद कर चुकी हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो अब आप विक्रांत से मेरी शादी कराने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। सुधीर चाचा के चेहरे के बदलते रंग मधु को परेशान कर रहे थे, क्योंकि मधु अच्छी तरह से जानती थी कि उसके चाचा उसकी शादी विक्रांत से क्यों करवाना चाहते थे। और मधु तो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके चाचा को सिर्फ उसकी जायदाद से मतलब है, उससे नहीं। सुधीर चाचा ने गला खंगालते हुए मधु से कहा, मधु, तुमने तो कभी हमसे इस बात का जिक्र ही नहीं किया। तो मधु ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ चाचा जी, क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। इतना कहकर मधु अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। मधु की ये बात सुनकर सुधीर चाचा ने अपनी पत्नी अनीता की ओर देखा, जिसके चेहरे के भाव भी उनसे अलग नहीं थे। अगले हफ्ते तुम 25 साल की हो जाओगी मधु, अनीता चाची ने मधु को टोकते हुए कहा। तो मधु ने भी तंज कसते हुए उनकी बात का जवाब दिया और कहने लगी, बताने के लिए शुक्रिया चाची, मुझे तो पता ही नहीं था। इतना कहकर मधु ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप बैग अपने कंधे पर डाला और अपनी चाची को आंख मारते हुए घर से बाहर निकल गई। सुधीर चाचा अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए तो अनीता चाची अपने पति सुधीर के पास आई और उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, आप फिक्र ना करें सुधीर जी, मुझे नहीं लगता कि मधु सच बोल रही है। अगर उसे सच में कोई पसंद होता तो इतने समय में किसी न किसी बात से तो हमें अंदाजा हो ही जाता। अपनी पत्नी की बात का जवाब देते हुए सुधीर चाचा ने कहा, अनीता, अगर मधु ने वाकई में किसी और को पसंद कर लिया होगा तब तो हमें सारी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन अगर मधु की शादी विक्रांत से हो जाए ना तो वो हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। ये कहते हुए सुधीर चाचा के लहजे में जायदाद हाथ से निकल जाने का डर साफ साफ झलक रहा था। ऑफिस आते वक्त मधु का मूड बहुत ही खराब था, क्योंकि उसने सुधीर चाचा को कह तो दिया था कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन ये सच तो नहीं था ना। अगले हफ्ते मधु 25 साल की होने वाली थी, यानी कि अब उसके पास शादी करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे थे। मधु को अपने 25वें जन्मदिन से पहले ही शादी करनी थी, और वो भी ऐसे लड़के से जो उससे प्यार करता हो, लेकिन मधु ऐसा लड़का कहाँ से लाती। मधु इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी और वो टेंशन के मारे अपना माथा रगड़ते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक ही सामने से आ रहे शख्स को न देख पाने की वजह से मधु उसके चट्टान जैसे फौलादी सीने से जा टकराई। अचानक से हुई टक्कर की वजह से मधु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और इससे पहले कि वो जमीन पर गिर जाती, दो मजबूत बाहों ने उसकी कमर को अपनी हिफाजत में ले लिया और मधु भी तेजी से उसकी बाहों में समाकर उसके सीने से लग गई थी। मधु अपनी आंखें बंद करके उस शख्स के वजूद से उठती परफ्यूम की खुशबू को अपनी सांसों में महसूस कर रही थी, जबकि वो शख्स तो अपनी सांसें रोककर बुत बना मधु के खूबसूरत चेहरे को ही देखे जा रहा था। गिरने के डर से मधु के हाथों ने अपने आप ही विजय की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था, जबकि सामने मौजूद विजय खुराना मधु के बेहद खूबसूरत चेहरे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो चुका था। गहरी आंखें और छोटी सी नाक, नाजुक गुलाबी होंठ और सफेद रंगत की मालकिन मधु एक खूबसूरती की मिसाल थी, खूबसूरती की वो मूरत जिसे भगवान ने शायद बहुत ही फुर्सत से बनाया था। तो वहीं मधु भी विजय को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई थी, क्योंकि रौबदार चेहरे पर भूरी दाढ़ी और हल्की मूंछें, साथ ही भूरी आंखों में गहरी संजीदगी की चमक, तो वहीं माथे पर बिखरे भूरे बाल विजय की खूबसूरती में भी चार चांद लगा रहे थे।
मधु की सेक्रेटरी माया अपने माथे पर चिंता की लकीरें सजाती हुई मधु के पास आई और कहने लगी, मैम आप ठीक तो है ना। माया की आवाज कानों में पड़ते ही मधु और विजय दोनों को होश आया और मधु तुरंत ही विजय से दूर होते हुए कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ। होश आते ही मधु को अपने आप को संभालने में कुछ पल लग गए थे और फिर माया को जवाब देने के बाद उसने विजय को बहुत ही सीरियस अंदाज में धन्यवाद देते हुए कहा, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय ने भी जवाब में हैरत से अपना सिर हिलाया, क्योंकि माया के मैम कहने पर वो समझ गया था कि मधु शायद वही घमंडी लड़की है जिसके पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब के लिए वो आज यहाँ आया है। विजय ने जल्दी से अपनी नजरें मधु के मंत्रमुग्ध कर देने वाले खूबसूरत चेहरे से हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगा, जबकि मधु ने एक नजर उस लंबे और रौबदार विजय खुराना पर डाली और फिर अपने कैबिन की ओर बढ़ गई। मधु की सारी बातें सुनने के बाद माया परेशान होते हुए कहने लगी, ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है मैम, अब आप क्या करेंगी। तो मधु ने कहा, शादी करूंगी और क्या, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। ये कहते हुए मधु ने एक ही सांस में पानी का गिलास खाली कर दिया और वापस टेबल पर रख दिया। तब माया ने परेशान होकर पूछा, लेकिन मैम आप शादी करेंगी किससे। तो मधु ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, लड़के से यार, और किससे करूंगी। माया ने गुस्से से घूरते हुए मधु की ओर देखा और कहने लगी, मैम लड़के क्या पेड़ों पर टंगे होते हैं कि हाथ बढ़ाकर तोड़ लिए और कर ली शादी। आपको ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ से जो आपसे प्यार भी करता हो और इतनी जल्दी आपसे शादी करने के लिए राजी भी हो जाए। माया की परेशानी किसी भी तरह से कम नहीं हो रही थी कि तभी मधु ने होंठ चबाते हुए माया की तरफ देखा और फिर एक नजर अपने सामने रखे कागज पर डाली और सवालिया अंदाज में कहने लगी, विजय खुराना। मधु ने कागज पर लिखा नाम दोहराया तो माया कहने लगी, जी मैम, पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब के लिए आया है। मधु ने कहा, अंदर भेजो उसे। ये कहते साथ ही मधु की आंखें कुछ सोचकर चमक उठी तो माया कहने लगी, नो नो मैम, आप जो कुछ भी सोच रही हैं ना, वो ठीक नहीं है। माया कई सालों से मधु के साथ थी और वो मधु की सेक्रेटरी होने के साथ साथ उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी और शायद इसलिए मधु की आंखों में उठी चमक देखकर वो एक पल में ही समझ गई थी कि मधु क्या सोच रही है। उसे पैसों की जरूरत है और मुझे उसके जैसे ही किसी एक शख्स की, अंदर भेजो उसे माया। मधु ने अपने होठों पर मुस्कान सजाए कहा तो माया ने हाँ में सिर हिलाया और कैबिन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मधु ने कुर्सी से टेक लगाई कहा, अंदर आ जाओ। तो कुछ ही पलों में विजय उसकी कैबिन में दाखिल हो गया। विजय को अपने सामने देखकर एक पल के लिए तो मधु भी चौंक गई थी, लेकिन फिर उसने बड़े शातिर अंदाज में अपने चेहरे के भाव बदले और सीरियस होकर विजय को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो विजय भी हैरानी से मधु का चेहरा ताकते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मधु ने विजय को सिर से लेकर पैर तक गौर से देखा। मजबूत, फिट एंड फाइन और ऊपर से खूबसूरत भी। विजय हर तरह से मधु की जरूरतों पर खरा उतर रहा था। मधु ने विजय के एप्लीकेशन पेपर पर अपनी उंगली रखी और उसे विजय की ओर बढ़ाते हुए कहने लगी, इस एप्लीकेशन में लिखा है कि तुम्हें नौकरी की सख्त जरूरत है क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें उनके इलाज के लिए पैसे जमा करने हैं। विजय ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सख्ती से अपने जबड़े भींचते हुए दिल ही दिल में समीर को 2-4 गालियां दे डाली, क्योंकि ये वही एप्लीकेशन फॉर्म था जिसे समीर ने भरा था, वरना विजय कभी भी किसी शख्स के सामने अपनी बेबसी इस तरह से जाहिर नहीं करता। मधु ने कहा, तुम्हारी डिग्रियां तो बहुत ही अच्छी हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये नौकरी तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है। मधु की नजरें अभी भी विजय के खूबसूरत चेहरे पर ही टिकी हुई थी कि तभी अचानक ही विजय की भारी और गंभीर आवाज उस कैबिन में गूंज उठी, क्या करें मैम, जरूरत हर चीज में समझौता करना सिखा ही देती है।
ये सुनते ही मधु का दिल तेजी से धड़क उठा और वो बिना समय बर्बाद किए कहने लगी, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा ऑफर है। अगर तुम उस ऑफर को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही तुम फाइनेंशियली भी इतने मजबूत हो जाओगे कि आसानी से अपनी माँ का इलाज करवा सकोगे। मधु की ये बात सुनते ही विजय के माथे पर बल पड़ गए और वो उलझन भरे अंदाज में कहने लगा, कैसा ऑफर मैम? विजय की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि मधु ने थूक निगलते हुए खुद को अगली बात के लिए तैयार किया और वो अपनी जगह से उठकर विजय के सामने आकर खड़ी हो गई। मधु को अपने इतने करीब खड़ा देखकर विजय खुद भी खड़ा हो गया तो मधु ने उलझते शब्दों में कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही विजय की आंखें तो खुली की खुली रह गईं और हैरत से बुत बना वो खुद को मधु की बातों के असर से मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। देखो विजय, तुम्हें बस कुछ समय के लिए ही मुझसे शादी करनी होगी और बदले में तुम्हें सारे ऐशो आराम मिलेंगे। तुम्हें बस 1 महीने के लिए ही मेरे साथ एक ही कमरे में रहना होगा और सबको अपने झूठे प्यार का यकीन दिलाना होगा और फिर 1 महीने बाद तुम मुझे तलाक दे दोगे और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओगे। मधु की बातें सुनते ही विजय खुराना आंखें फाड़कर उसे देखता रह गया और उसने मधु की बाजू को कमर से मोड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया, क्योंकि विजय की नजरों में मधु की बातों ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थी और विजय को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी वो लड़की मधु इतनी मुंहफट और बेशर्म हो सकती है कि वो खुद ही अपना सौदा कर बैठेगी। अभी कुछ पल पहले ही तो मधु की खूबसूरती पर विजय के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन अब विजय को उसी मधु से घिन महसूस हो रही थी, क्योंकि विजय के लिए एक लड़की की बाहरी खूबसूरती बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, उसके लिए तो दिल की खूबसूरती ही मायने रखती थी और विजय के हिसाब से उस लड़की का दिल बेहद ही घटिया था। विजय मधु के चेहरे की तरफ झुकते हुए चिल्लाया और कहने लगा, तुम औरत हो या तवायफ मिस मधु? तो मधु जो विजय की हर हरकत को बड़े गौर से देख रही थी, विजय की ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गई और उसने विजय के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके थप्पड़ की आवाज पूरी कैबिन में गूंज उठी थी। विजय अपने गाल पर हाथ रखे अंगारे बरसाती आंखों से मधु को देखने लगा, जो गहरी सांसें भरते हुए कहर भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। अपनी जुबान को लगाम दो मिस्टर विजय खुराना, वरना तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हारे ही हाथों में थमा दूंगी। मधु किसी घायल शेरनी की तरह दहाड़ने लगी और उंगली दिखाते हुए विजय को वार्निंग देने लगी। विजय भी मधु से डबल आवाज में गुर्राया और कहने लगा, मिस मधु, पहले तुम खुद अपनी जुबान को लगाम दो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह का घटिया ऑफर देने की। मधु अपने गुस्से पर काबू पाते हुए नॉर्मल अंदाज में कहने लगी, मिस्टर विजय खुराना, मैंने ऐसी कोई भी घटिया ऑफर नहीं दी है। तुम्हें सिर्फ 1 महीने के लिए ही मेरे साथ प्यार का और शादी का नाटक करना है और बदले में तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। ये सुनते ही विजय का चेहरा अंगारों सा लाल हो गया और वो कहने लगा, मुझे तुम्हारा ये ऑफर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और मैं कुछ रुपयों के लिए खुद को तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बना सकता। रखो अपनी नौकरी अपने पास और ये घटिया ऑफर भी अपने पास ही रखो। विजय को शुरू से ही इस काम में दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस समीर के कहने पर यहाँ आया था, लेकिन जब मधु ने उसे खुद से शादी करने की ऑफर दी तो वो गुस्से से बिलबिला उठा था। मधु ने विजय से कहा, एक बार अच्छे से सोच लो मिस्टर विजय, ये ऑफर तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मधु को सामने खड़े विजय के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो किसी भी तरह से उसे मनाना चाहती थी। विजय ने भी अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, मैं ठोकर मारता हूँ इसे फायदों को, बल्कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इतना तो मैं जानता ही था कि तुम एक बहुत ही घमंडी लड़की हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम शर्म और हया दोनों बेचकर खा गई हो। इतना कहकर विजय मधु की कैबिन से बाहर निकल गया और मधु अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे विजय को जाते हुए देखती रह गई।
विजय के जाते ही मधु ने पेपरवेट उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे पर दे मारा और फिर अपने बालों को मुट्ठियों में भींचे वो सिर को हाथों में थामे कुर्सी पर बैठ गई। विजय के तीखे शब्द मधु के कानों में गूंज रहे थे और जिस तरह से विजय ने मधु की ऑफर को ठुकराया था उससे मधु का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ विजय भी मधु पर गुस्सा होते हुए उसके बारे में ही सोच रहा था और वो तो समीर के कॉल का जवाब भी नहीं दे रहा था, क्योंकि विजय अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने समीर का कॉल उठा लिया तो वो उसे भी जरूर खरी खोटी सुना देगा, क्योंकि वो समीर ही तो था जिसने उसे इस नौकरी के बारे में बताया था। और फिर जैसे ही विजय ने कच्चे इलाके में मौजूद अपने छोटे से घर के बाहर अपनी बाइक को रोका तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके दरवाजे पर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। अचानक ही विजय के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो वो जोर से चिल्लाया मम्मी, और फिर लड़खड़ाते कदमों से और जल्दी से सबको अपने रास्ते से हटाते हुए वो अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने फर्श पर अपनी बेहोश माँ को देखते ही विजय की तो जैसे जान ही निकल गई थी। विजय जल्दी से अपनी माँ के पास आया और उनका सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी क्या हुआ है आपको मम्मी, अरे यार कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। विजय की पड़ोस में रहने वाली सविता आंटी ने विजय से कहा, विजय बेटा मैं तुम्हारी माँ को खाना देने आई थी और जब मैं घर में दाखिल हुई तो तुम्हारी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैंने तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, बस अब तो एम्बुलेंस आती ही होगी। विजय अपनी माँ के गालों को थपथपाते हुए दबी आवाज में कहने लगा, मम्मी प्लीज उठिए, मम्मी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई तो एम्बुलेंस की आवाज सुनते ही एक पल की भी देरी किए बिना विजय ने अपनी बेहोश माँ को अपनी गोद में उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। और फिर जैसे ही अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस रुकी तो विजय की मां को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और विजय नम आंखों से अपनी मां को डॉक्टर के साथ इमरजेंसी रूम में जाते हुए देख रहा था। आज विजय के दिल में इतना दर्द छुपा हुआ था कि आंसुओं को रोकने की कोशिश में उसकी आंखों से खून उतर आया था और वो झुके हुए कंधों के साथ एक हारे हुए जुआरी की तरह वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। विजय की जेब में रखा मोबाइल अभी भी बज रहा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो मोबाइल उठाकर किसी को भी अपनी मां के बारे में बता सके। डॉक्टर के बाहर आते ही विजय ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरी मां की तबीयत अब कैसी है? तो डॉक्टर कहने लगा, देखिए मिस्टर विजय, आपकी मां को मेजर हार्ट अटैक आया है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उनका बाईपास करना होगा। ये सुनते ही विजय की आंखों से एक आंसू बहकर उसके गालों से होते हुए जमीन में दफन हो गया और उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब सर्जरी के लिए कितनी पेमेंट जमा करवानी होगी? तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विजय आप जल्द से जल्द 10 लाख रुपए काउंटर्स पर जमा करवा दो ताकि हम आपकी मां का ऑपरेशन शुरू कर सकें। ये सुनते ही विजय ने बेबस होकर अपनी मुट्ठियां भींच ली और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया तो डॉक्टर ने एक नजर विजय पर डाली और फिर आगे बढ़ गया। विजय ने कांपते हाथों से जेब से अपना मोबाइल निकाला और समीर का फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, हेलो विजय, कहाँ हो यार तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विजय की कॉल रिसीव करते ही समीर एक ही सांस में कितने सारे सवाल कर गया तो विजय ने रुआंसी आवाज में कहा, मम्मी को हार्ट अटैक आया है समीर, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है और ऑपरेशन के लिए अर्जेंट 10 लाख रुपयों की जरूरत है। मैं तो यहाँ से जा नहीं सकता, तो क्या तुम मेरी बाइक बेचकर मुझे यहाँ पैसे लाकर दे सकते हो? विजय ने अपने आंसुओं को छिपाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। विजय की ये बात सुनकर समीर कहने लगा, बाइक बेचकर तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए ही मिल सकते हैं विजय, बाकी के पैसे कहाँ से लाओगे? तब विजय टेंशन भरे अंदाज में कहने लगा, मुझे नहीं पता समीर कि मैं क्या करूँगा और क्या नहीं, किससे पैसे मांगूंगा और किससे नहीं,
लेकिन फिलहाल तो तू बस वही कर जो मैंने तुझसे करने के लिए कहा है। इतना कहकर विजय ने मोबाइल बंद करके अपनी दाईं ओर रख दिया और तभी उसकी नजर ब्लैक हील्स पहने सफेद पैरों पर पड़ी। विजय ने अचानक ही अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सामने खड़ी लड़की की ओर देखने लगा। विजय की नम आंखें देखकर मधु के होंठों से कुछ शब्द फिसल गए और वो कहने लगी, मिस्टर विजय खुराना, मैंने डॉक्टर की बातें सुन ली हैं। 10 लाख बहुत ही बड़ी रकम है मिस्टर विजय, और तुम उसका इंतजाम नहीं कर सकते, ये बात तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो। बेहतर है कि तुम मेरी ऑफर स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हें प्यार का सिर्फ दिखावा ही तो करना है, और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए ही। और इस 1 महीने में तुम्हें ना तो पति होने के कोई हक अदा करने हैं और ना ही पति होने की कोई भी जिम्मेदारी निभानी है। मधु के ऐसा कहने पर विजय के चेहरे के हाव भाव और भी ज्यादा सख्त हो गए, तो मधु विजय के सख्त भावों से सजे चेहरे को देखते हुए कहने लगी, देखो मिस्टर विजय, ये 1 महीने का नाटक तुम्हारी मम्मी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना। विजय चुपचाप मधु को देख रहा था, जो इस नाजुक पल में भी अपना ही फायदा देख रही थी। लेकिन विजय उस वक्त मजबूर था और वो जानता था कि उसके सामने खड़ी लड़की उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही है। लेकिन साथ ही विजय ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास 10 लाख रुपए नहीं हैं और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए कहीं और से इन पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता था। अपनी माँ को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी विजय को ये कड़वा घूंट पीना ही था। और फिर कुछ देर तक वो जबड़े भींचे मधु को देखता रहा, जो काली शर्ट के ऊपर काला कोट पहने, दोनों हाथ बांधे संजीदगी से उसकी ओर ही देख रही थी। और फिर जैसे ही विजय ने कहा, मिस मधु, मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर है, तो मधु के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई थी। मधु ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर डॉक्टर की तरफ बढ़ गई, जो अभी भी विजय की तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में विजय की मां का ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन विजय वहीं पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा अपनी मां की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा था। डॉक्टर्स को पेमेंट करने के बाद मधु भी विजय के पास वाली कुर्सी पर बैठकर अपने मोबाइल में बिजी हो गई, तो विजय ने अपना चेहरा घुमाकर बगल में बैठी मधु की ओर देखा, जिसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी और वो अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। विजय का दिल तो किया कि वो मधु से पूछे कि वो यहाँ क्यों बैठी है, लेकिन उसकी जुबान इस समय कुछ भी कहने से कतरा रही थी। समीर, जो अभी अभी विजय की बाइक बेचकर अस्पताल पहुंचा था, मधु को विजय के साथ बैठा देखकर वो भी हैरान रह गया था। लेकिन उसने भी अपनी हैरानी दूर करने के लिए किसी से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि ये किसी भी तरह के सवाल जवाब करने का सही समय नहीं था। मधु, जो कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज की मालकिन थी, और वो जब 20 साल की थी, तब उसके पापा नवीन ओबरॉय उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। मधु की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और अपने पापा की मौत के बाद मधु ने पूरे कारोबार को बड़ी कुशलता और समझदारी से संभाला था। मधु के सुधीर चाचा, जो अपने भाई का कारोबार संभालना चाहते थे, मधु को अकेले ही पूरा कारोबार संभालते देखकर तिलमिला उठे थे। अपने माँ बाप की इकलौती संतान होने की वजह से मधु पूरी जायदाद की अकेली ही वारिस थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मधु को कोर्ट से कुछ पेपर्स भेजे गए थे, जो मधु की जगह उसके चाचा सुधीर ने रिसीव किए थे। वो पेपर्स एक वसीयत के पेपर्स थे, जिसमें मधु के पापा नवीन ओबरॉय ने साफ साफ लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी मधु के नाम तभी हो सकती है जब मधु की शादी 25 साल की उम्र से पहले ही हो जाएगी। मधु के पापा ने ऐसी वसीयत क्यों बनवाई थी, ये तो मधु की समझ से भी परे था, लेकिन जब से सुधीर चाचा को वो पेपर्स मिले थे, तब से ही वो मधु पर अपने साले विक्रांत से शादी करने का दबाव बना रहे थे, जो मधु से उम्र में 10 साल बड़ा था। इस शादी में सुधीर चाचा का बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ था, क्योंकि एक बार अगर मधु की शादी विक्रांत से हो जाती,
तो फिर मधु उन लोगों के काबू में आ जाती और फिर विक्रांत और मधु के चाचा दोनों मिलकर पूरा कारोबार अपने कब्जे में कर लेते। जबकि मधु उन लोगों की नियत और इरादों से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसीलिए तो उसने बहाना किया था कि उसने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर विजय खुराना के पापा एक लकड़ी के कारखाने के मालिक थे, लेकिन अपने एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने अपनी सारे कारखाने बेचकर अपना सारा पैसा एक बिजनेस में लगा दिया और फिर उस बिजनेस में उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनका दोस्त तो उन्हें धोखा देकर भाग गया और इस तरह से विजय के पापा को अपना घर, अपना कारोबार और सब चीजों से हाथ धोना पड़ा। विजय के पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और कुछ ही समय में वो इस दुनिया से चल बसे। तो वहीं उनकी पत्नी यानी कि विजय की मां, जो दिल की मरीज थी, अब बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी। कुछ बचत के पैसों का इस्तेमाल करके विजय अपनी मां को लेकर किराए के एक छोटे से मकान में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब घर चलाने के लिए और अपनी मां के इलाज के लिए विजय एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था कि तभी उसके एक खास दोस्त समीर ने उसे मधु की पर्सनल बॉडीगार्ड की जॉब के बारे में बताया। मधु हर हफ्ते इस अस्पताल में आती थी और वो बच्चों के वार्ड में इलाज करा रहे बच्चों के साथ समय बिताकर अपना अकेलापन दूर करती थी। आज भी मधु अपनी रूटीन के मुताबिक अस्पताल आई थी, क्योंकि पहले वसीयत की वजह से और फिर सुबह विजय से हुई बहस के बाद उसका मूड बहुत खराब हो गया था और वो अपने मूड को ठीक करने के लिए ही यहाँ आई थी। लेकिन यहाँ आते ही उसने डॉक्टर और विजय के बीच हो रही बातचीत सुनी, जिसे सुनने के बाद वो खुद को विजय से बात करने से रोक नहीं पाई। अगर कोई और समय होता तो शायद वो बिना किसी शर्त के भी विजय की मदद कर देती, लेकिन अभी इस वक्त उसे विजय की सख्त जरूरत थी, इसलिए मधु ने फिर से विजय के सामने अपना ऑफर रखा था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे और विजय पागलों की तरह कभी अपने चेहरे पर हाथ फिराता तो कभी अपने बालों को अपने हाथों से नोचने लगता। विजय का दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था जैसे कि चिंता के मारे वो खुद भी पागल हो जाएगा, क्योंकि विजय के पास बस अब यही एक रिश्ता बचा था। लेकिन अब अगर वो अपनी मां को भी खो देता तो इस पूरी दुनिया में वो अकेला खाली हाथ रह जाता। मधु ने गरम गरम चाय का कप विजय की ओर बढ़ाते हुए संजीदगी से कहा, लो ये चाय पी लो विजय। तो विजय ने गुस्से से मधु के चेहरे की ओर देखा तो मधु के चेहरे पर अपनी मुश्किलों का हल मिल जाने का सुकून साफ साफ छलक रहा था। विजय तो मधु पर पहले से ही बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन इस वक्त यहाँ मधु की मौजूदगी से वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए ना चाहते हुए भी विजय का गुस्सा मधु पर फूट पड़ा और वो कहने लगा, मिस मधु, अंदर मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है और आप मुझे चाय पीने के लिए कह रही हैं। ये कहते हुए विजय का लहजा सख्त हो गया तो मधु के चेहरे की रंगत उड़ गई और वो कहने लगी, मिस्टर विजय खुराना, अगर तुम्हें चाय नहीं पीनी थी तो मना कर देते या फिर इनकार में सिर हिला देते, लेकिन इस तरह से काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो। और फिर मधु ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें चाय नहीं पीनी है ना, तो कोई बात नहीं, मैं ही पी लूंगी। इतना कहकर मधु ने अपने कंधे उचकाए और चाय का प्याला होठों से लगाते हुए एक तरफ चली गई और विजय पीछे से जाती हुई मधु की पीठ को घूरने लगा। कुछ दूरी पर खड़ा समीर ये सब कुछ बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे छिपाने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ देर बाद विजय भी फोन कान पर लगाए आगे की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसके कुछ दोस्त उससे उसकी मां के बारे में पूछ रहे थे और वो उन्हें जवाब देते हुए एक वार्ड के अंदर झांक रहा था। और फिर अचानक ही विजय बोलते बोलते खामोश हो गया और उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो दृश्य उसकी आंखें देख रही थीं, कम से कम विजय ने तो उसकी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक बच्चों का वार्ड था जहां 12 साल तक के बच्चों का इलाज चल रहा था और सारे बच्चे फर्श पर बिछे कालीन पर बैठे हुए थे। लेकिन विजय के हैरत की वजह वो बच्चे नहीं, बल्कि उनके साथ जमीन पर बैठी हुई मधु थी, जो बिना किसी झिझक के उनके साथ खेल रही थी
और उन्हें प्यार कर रही थी। ये अस्पताल कोई बहुत बड़ा और नामचीन अस्पताल नहीं था। यहाँ अमीर और गरीब दोनों ही अपना इलाज कराने आते थे। वहाँ बैठे कुछ बच्चों के कपड़े गंदे हो चुके थे, जबकि कुछ बच्चों के चेहरे पर दवाइयों और खाने के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। लेकिन फिर भी मधु बिना कोई घिन महसूस किए उन बच्चों के साथ बैठकर खेल रही थी और उनके साथ एक ही प्लेट में खाना खा रही थी, और यहाँ तक कि उन बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर उनसे प्यार भी कर रही थी। मधु तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त बच्चों के साथ खिलखिलाती उसकी ये प्यारी सी हंसी दिल को छू लेने वाली थी। विजय के मन में मधु की जो छवि बनी हुई थी, उस हिसाब से तो मधु एक बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की थी, और सुबह हुई बहस के बाद तो वो बेशर्म भी थी। लेकिन आज यहाँ मधु को बच्चों के साथ जमीन पर बैठा देखकर विजय का दिल मधु के लिए अपनी राय बदलने पर मजबूर हो गया था कि मधु एक बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की है। समीर की आवाज सुनकर विजय अपनी सोचों से बाहर निकला और उसने मधु के खूबसूरत और मुस्कुराते हुए चेहरे से अपनी नजरें हटाईं और समीर की तरफ बढ़ गया। विजय की मां का ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। विजय अपनी मां को सही सलामत देखकर बेहद खुश था, लेकिन उसे मधु कहीं भी नजर नहीं आई, तो मधु की गैर हाजिरी ने विजय को हैरानी में डाल दिया था। लेकिन फिर विजय ने अपना सिर झटका और सोचने लगा कि अच्छा ही है जो मधु यहाँ नहीं है। समीर के साथ नाश्ता करने के बाद विजय अपनी मां के कमरे की ओर जा रहा था कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। मोबाइल स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमकता देखकर विजय ने कुछ देर सोचने के बाद फोन उठाया, तो दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, हेलो हेलो मधु ओबरॉय है। कॉल रिसीव करते ही मधु ओबरॉय का नाम सुनकर विजय ने नापसंदगी जताते हुए अपने होंठ दबा दिए और कहने लगा, हाँ बोलो क्या काम है। फोन आते ही समीर सवालिया नजरों से विजय की तरफ देखने लगा, तो विजय ने समीर को अपनी मां के पास जाने का इशारा किया, तो समीर भी बिना कोई सवाल किए चुपचाप विजय की मां के कमरे की ओर बढ़ गया। आईने में अपने आप को देखते हुए मधु विजय को ऑर्डर देते हुए कहने लगी, मिस्टर विजय, तुम्हें अभी के अभी कोर्ट आना होगा, क्योंकि हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे और अगले आधे घंटे में तुम कोर्ट पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। लाख कोशिश करने के बाद भी विजय अपने लहजे की कड़वाहट पर काबू नहीं रख पाया और वो मधु से सख्त लहजे में कहने लगा, मेरी माँ यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो क्या ये काम कुछ दिनों के बाद नहीं हो सकता। तब मधु ने भी सख्त शब्दों में कहा, नहीं मिस्टर विजय, क्योंकि इस शादी के अलावा मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, तो हम आधे घंटे बाद कोर्ट में मिलते हैं। इतना कहकर मधु ने मोबाइल बंद करके बैग में रखा और फिर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, तो उसके सुधीर चाचा, उनकी पत्नी अनिता और साला विक्रांत, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का आनंद ले रहे थे, वो सब मधु को आंखें फाड़े तब तक देखते रहे जब तक कि वो घर के मेन डोर से बाहर नहीं निकल गई। विक्रांत ने सुधीर चाचा की ओर देखते हुए कहा, जीजा जी आप मधु के चाचा हैं और उसके बड़े भी हैं, और इस नाते उसे आपकी बात माननी चाहिए थी। तो सुधीर चाचा ने माथे पर शिकन सजाए कहा, मधु ना तो मुझे अपना बड़ा मानती है और न ही वो मेरी बात कभी मानेगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो विक्रांत, और सुकून से नाश्ता कर लो, क्योंकि अब मधु के 25 साल होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और अभी तक वो उस लड़के को नहीं ला पाई है जिससे वो शादी करना चाहती है। और वो उस लड़के को लाएगी भी तो कैसे, कोई लड़का होगा तो लाएगी ना, देखना कुछ दिनों बाद वो खुद ही तुमसे शादी करने की बात करेगी। सुधीर चाचा खुद तो गलत फहमी में जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ अपने साले को भी घसीट लिया था। सफेद पैंट शर्ट पहने मधु के खूबसूरत फिगर को याद करते हुए विक्रांत दिल खोलकर मुस्कुराया, तो वहीं अनीता चाची भी अपने पति की बातें सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी। जैसे ही कोर्ट मैरिज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, तो मधु ने विजय की ओर देखते हुए उसके सिर पर एक और धमाका कर दिया और कहने लगी, विजय तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा।
विजय हैरत से आंखें फाड़े मधु की ओर देखने लगा, क्योंकि पहले ही मधु की ड्रेसिंग को देखते ही विजय का खून खौल उठा था। अभी कुछ मिनटों पहले ही उन दोनों की कानूनी तौर पर शादी हो चुकी थी, और तब से ही विजय को मधु के कपड़े और उस पर पड़ने वाली मर्दों की निगाहें पसंद नहीं आ रही थी। शादी के बाद शायद हर मर्द अपने हक में आ चुकी लड़की के लिए यही एहसास रखता है कि उसकी पत्नी पर उसके अलावा किसी और की नजर नहीं पड़नी चाहिए। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो मधु? मेरी माँ अभी यहाँ अस्पताल में एडमिट हैं, तो मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारे घर कैसे शिफ्ट हो सकता हूँ भला? विजय ने धूप से लाल हो रहे मधु के चेहरे की ओर देखते हुए कहा। तो मधु ने कंधे उचकाते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, तुम आंटी की चिंता मत करो, यहाँ उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। तुमने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन किए हैं और उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि शादी होते ही तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। अब तो विजय को वही करना था जो मधु उसे करने के लिए कहेगी, और वो वही कर रहा था। विजय की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, और मधु को लाल आंखों से घूरते हुए विजय ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तो मधु भी विजय को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं आप चाचू? मधु ने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे सुधीर चाचा से पूछा, जो उसे और उसके पास खड़े विजय को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। सुधीर चाचा को यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो अपना संदेह दूर करने के लिए कहने लगे, तुमने शादी कर ली है मधु? तो मधु ने कहा, जी हाँ चाचू, मैंने शादी कर ली है, और ये विजय है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है, क्यों है ना विजय? इतना कहकर मधु ने विजय के बाजू को अपने हाथों में थाम लिया और मुस्कुराते हुए विजय की ओर देखने लगी। तब विजय, जो संजीदगी से ये सब कुछ देख रहा था, मधु के सवाल पर बहुत ही मुश्किल से मुस्कुराया था। मधु की नर्म और नाजुक उंगलियों के स्पर्श ने विजय के रोंगटे खड़े कर दिए थे, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने विजय को इस तरह से हाथ लगाया था, और आज वो एक अजीब से एहसास से रूबरू हुआ था। सुधीर चाचा ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मधु, तुमने शादी कर ली और हमें बुलाना भी जरूरी नहीं समझा, और ये कैसी शादी है जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। ये कहते हुए सुधीर चाचा एकदम से अपनी जगह से उठ खड़े हुए, तो मधु के हाथों की पकड़ विजय की बाजू पर और भी मजबूत हो गई, और वो कहने लगी, ये मेरी शादी थी ना चाचू, तो मेरी मर्जी की मैं जिसे चाहूँ बुलाऊं और जिसे चाहूँ ना बुलाऊं। ये सुनते ही मधु के चाचा गुस्से से लाल हो गए और मधु की ओर बढ़ते हुए गुस्से से दहाड़ने लगे, मैं नहीं मानता इस शादी को। मधु अपने चाचा को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देखकर घबरा गई, और अब उसकी उंगलियां विजय की बाजू से फिसलकर विजय की उंगलियों में उलझ गईं, और मधु ने कसकर विजय का हाथ पकड़ लिया। मधु ने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, आपके मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी शादी विजय से हो चुकी है, अब विजय मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। और वैसे भी चाचा जी, आप खुद ही तो चाहते थे ना कि मेरी 25वीं सालगिरह से पहले पहले ही मेरी शादी हो जाए। तो मैंने भी वही किया है जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने लिए किसी को पसंद कर चुकी हूँ, और आज मैंने उसी से शादी भी कर ली है। विजय ने मधु के चेहरे को गौर से देखा, तो मधु भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर अपने कमरे की ओर आगे बढ़ गई। लेकिन विजय मधु की मुस्कान और उसकी आंखों की नमी को देखता वहीं खड़ा रहा, जैसे कि वो अभी भी मधु को ठीक से समझ ही ना पाया हो। अपने कमरे में दाखिल होते ही मधु अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें भरने लगी, और विजय चुपचाप खड़ा उसे ही देख रहा था। मधु का हाथ अपने हाथ से छूटता देखकर विजय को अपने आप में कुछ खालीपन सा महसूस हुआ था, और वो अपने इस एहसास को खुद भी समझ नहीं पाया था। मधु ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा, मैंने तुम्हारी जरूरत की हर चीज का इंतजाम कर दिया है, तुम चाहो तो सोफे पर सो सकते हो, और अगर सोफे पर कंफर्टेबल नहीं हो तो बेड पर भी सो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विजय से इतना कहते ही मधु वॉशरूम की ओर बढ़ने लगी,
तो विजय ने उसे रोकते हुए कहा, मिस मधु, क्या तुम्हें एक अनजान मर्द के साथ एक ही कमरे में रहने से डर नहीं लगता? ये सुनते ही मधु ने पलटकर विजय की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मिस्टर विजय खुराना, एक औरत में इतनी समझ तो होती ही है कि वो इंसान को देखकर ही अंदाजा लगा सके कि कौन जानवर है और कौन इंसान। भले ही 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन इस वक्त तुम मेरे पति हो, तो फिर मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है? इतना कहकर मधु वॉशरूम में चली गई तो विजय के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान सज गई, जिससे विजय खुद भी अनजान था। सोफे पर बैठते ही विजय ने अपना मोबाइल निकाला और समीर से बात करते हुए उससे अपनी मां की तबीयत के बारे में पूछने लगा। कुछ दिनों से नौकरी के लिए इधर उधर भागने में और मां के लिए अस्पताल के चक्कर काटने में ऐसा लगता था कि विजय बहुत ही ज्यादा थक गया था। फोन बंद करते ही विजय ने अपना सिर सोफे की बाजू पर टिका दिया और सोने के इरादे से अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि विजय को नींद आ जाती, विजय को वॉशरूम के दरवाजे का हैंडल लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी और हवा में फैली परफ्यूम की खुशबू उसके नथुनों से टकरा गई। विजय ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो रेशमी नाइट गाउन में से नजर आ रहे मधु के सफेद पैरों को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और वो करंट खाते हुए सीधा उठकर सोफे पर बैठ गया। उस गाउन की आस्तीनें लगभग ना के बराबर थी और मधु की दूधियां सफेद बाहें उसकी खूबसूरती का नजारा पेश कर रही थी। विजय का दिल तो उछलकर जैसे उसके गले में अटक गया था और वो आईने के सामने खड़ी मधु पर चिल्लाते हुए कहने लगा, ये क्या पहना है तुमने? मधु ने हैरत में डूबे विजय को जवाब देते हुए कहा, क्या पहना है से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बाबा, ये गाउन है और इसे रात को सोने से पहले कंफर्ट के लिए पहना जाता है। विजय ने जल्दी से मधु से अपनी नजरें फेर ली और कहने लगा, मिस मधु, कम से कम मेरे सामने तुम्हें अपने कपड़ों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। विजय की इस हरकत पर मधु मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखिए मिस्टर पतिदेव, अब मैं आपके लिए अपना कंफर्ट तो नहीं छोड़ सकती ना, और वैसे भी 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरे पति हो तो फिर तुमसे क्या शर्माना। ये कहते हुए मधु विजय के करीब से गुजरने लगी तो विजय ने मधु का बाजू पकड़कर उसे रोक लिया और कहने लगा, देखो मिस मधु, तुम बार बार ये रट लगाना छोड़ दो कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। दरअसल परेशानी की असली वजह तो मधु की खूबसूरती थी, जिसे विजय नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहा था और अपने होठों से उसे बयां भी नहीं कर पा रहा था। मधु ने नॉर्मल अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब मैं दोबारा ये नहीं दोहराऊंगी कि तुम मेरे पति हो। विजय ने तो सोचा था कि मधु उसे कोई तीखा जवाब देगी, लेकिन मधु का जवाब तो विजय की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। विजय ने मधु की बाजू को अपनी पकड़ से आजाद किया और सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए बेड से अपना तकिया उठाया और सोफे पर पटक दिया। मधु भी विजय को घूरते हुए अपनी जगह पर लेट गई और फिर उसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे कमरे में लैंप की मंद मंद रोशनी कमरे के माहौल को खुशनुमा बना रही थी और इसी खुशनुमा माहौल में विजय को नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार करवटें बदल रहा था। एक तो ये नई जगह थी और ऊपर से विजय को अपनी मां की चिंता भी सता रही थी और कहीं ना कहीं कमरे में मौजूद मधु का वो नाजुक वजूद भी विजय का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। विजय ने बेड की तरफ करवट बदली तो देखा कि मधु कंबल को अपने सीने तक लिए हुए बड़े आराम से सो रही थी और उसके चेहरे पर किसी बात का कोई डर नहीं था। मधु के चेहरे पर फैला सुकून विजय को और भी ज्यादा हैरान कर रहा था कि वो एक अजनबी की मौजूदगी में इतनी सुकून की नींद कैसे सो सकती है। और फिर अचानक ही मधु के शब्द विजय के कानों में गूंजे और फिर ना चाहते हुए भी उसकी नजर मधु के खूबसूरत चेहरे पर जम गई। मधु के भूरे बाल बेड पर बिखरे हुए थे और उसकी गहरी आंखें पूरी यकीन के साथ बंद थीं, जैसे कि वो किसी अपने की सुरक्षा के घेरे में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हो। मधु अपने गुलाबी होठों से गहरी गहरी सांसें ले रही थी और पूर्ण सुकून से सो रही मधु में एक ऐसी कशिश थी
जो विजय को अपनी ओर खींच रही थी। मधु के बारे में विजय की राय भले ही नकारात्मक हो, लेकिन वो जानता था कि मधु का स्पर्श पाकर उसका दिल बेकाबू हो चुका था। 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन जब विजय ने मधु के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स पर साइन किया, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अब मधु पर उसका पूरा अधिकार है। विजय नहीं जानता था कि मधु ने उससे 1 महीने के लिए शादी क्यों की थी, और ऐसी क्या वजह थी कि उसकी शादी से उसका चाचा इतना बेचैन हो गया था। क्यों मधु की आंखें उसकी मुस्कान का साथ नहीं दे रही थी, और क्यों उसकी आंखों में इतनी नमी छिपी हुई थी। इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए विजय का दिल एकदम से बेचैन हो उठा था, और फिर कुछ देर तक मधु के चेहरे को ताकते हुए रात के ना जाने किस पहर में नींद ने विजय को अपनी आगोश में ले लिया। और फिर सुबह में अचानक ही दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी, और दस्तक की आवाज सुनकर विजय और मधु दोनों की नींद खुल गई। मधु जमाइयां लेते हुए सोफे पर परेशान बैठे विजय को देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या कोई सच में दरवाजे को बुरी तरह से पीट रहा है, या फिर ये उसका कोई भ्रम है। लेकिन दरवाजे पर हो रही जोरदार दस्तक ने मधु को जल्द ही उसके भ्रम से बाहर निकाला, और वो कहने लगी, उठो, जल्दी उठो विजय, और बेड पर चलो। अपनी जगह से उठकर मधु तेजी से विजय के पास आई, और फिर विजय को बाजू से पकड़कर उसे बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर धकेल दिया। तकिए पर गिरते ही विजय उलझते हुए अंदाज में मधु की हरकतें देख रहा था, जो सोफे से तकिया उठाकर उसकी ओर तेजी से आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि मधु तकिया लेकर बेड के पास पहुंचती, कमरे में बिछे कालीन में उसके पैर उलझ गए, और वो धड़ाम की आवाज के साथ सीधा विजय के सीने पर जा गिरी। मधु ने अपना चेहरा विजय की गर्दन में छिपा लिया, तो विजय ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अनजाने में जैसे ही मधु के होंठ विजय की गर्दन से टकराए, तो विजय के पूरे शरीर में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। और इससे पहले कि मधु एकदम से विजय से दूर होती, विजय के कानों में दरवाजे का हैंडल लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी, और उसने जल्दी से मधु को बेड पर लिटा दिया, और फिर उसके ऊपर झुकते हुए उसे सिर से लेकर पैर तक कंबल से ढक दिया। कंबल के अंदर दुबकी मधु गहरी सांसें लेकर अपनी रुकी हुई सांसों को वापस लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, क्योंकि उसकी सांसें उसके सीने में ही अटक गई थीं। क्या काम है, ऐसे भागे क्यों चले आ रहे हो? विजय ने एक तीखी नजर डालते हुए विक्रांत से पूछा, जो खून सी प्यासी निगाहों से विजय को ही देखे जा रहा था। विक्रांत भी बेशर्मी से वहीं खड़ा रहा, और गुस्से से तेज आवाज में कहने लगा, तुम दोनों को नीचे बुला रहे हैं। और ये कहते हुए विक्रांत के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ओह हेलो, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है बेटे। शादीशुदा जोड़े के कमरे में, यहाँ तक कि किसी भी दूसरे शख्स के कमरे में बिना इजाजत के नॉक किए बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, हम आ रहे हैं, और हाँ, दरवाजा बंद करना मत भूलना। विजय ने विक्रांत के सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी कर दी, तो विक्रांत ने गुस्से से लाल होते हुए विजय की तरफ देखा, और तुरंत ही पैर पटकते हुए वहां से निकल गया। लेकिन हाँ, जाते जाते वो दरवाजे को जोर से पछाड़कर बंद करना नहीं भूला था। विक्रांत के जाते ही विजय ने मधु के चेहरे से कंबल हटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कमरे में आने वाला कोई भी शख्स मधु को इस तरह के नाइट गाउन में देख ले, इसलिए उसने मधु को अच्छी तरह से कंबल से ढक दिया था। मधु का चेहरा हद से ज्यादा लाल हो गया था, और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जिसे देखकर विजय मधु के गाल थपथपाते हुए कहने लगा, मधु, मधु सांस लो यार मधु। विजय को जब महसूस हुआ कि मधु सांस नहीं ले रही है, तब उसके तो होश ही उड़ गए थे। अचानक मधु को क्या हो गया, और वो सांस क्यों नहीं ले रही थी? विजय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विजय ने मधु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया, और चिल्लाने लगा, मधु, मधु उठो मधु। विजय की आवाज सुनकर मधु ने नम आंखों से विजय की ओर देखते हुए सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रही थी।
विजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई और उसकी आंखों में मधु के लिए चिंता का सागर उमड़ आया था। और फिर जब विजय ने ये महसूस किया कि मधु सांस लेने में नाकाम हो रही है, तो वो उसके चेहरे पर झुका और उसे अपनी सांसें देने लगा। मधु ने विजय की शर्ट को कॉलर से जकड़े हुए उसकी सांसें खींची और फिर कुछ देर बाद अपनी सांसों को नॉर्मल महसूस करते हुए मधु ने विजय का कॉलर खींचकर उसे होश में लाने की कोशिश की, जो अपनी गर्म गर्म सांसों को मधु के चेहरे पर छोड़कर किसी दूसरी दुनिया की सैर करने निकल गया था। विजय मधु से दूर होकर उसके शर्म से लाल चेहरे को देखने लगा, क्योंकि पहली बार उसे किसी खूबसूरत लड़की का स्पर्श महसूस हुआ था और आज उसके रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मधु ने भी एक गहरी सांस ली और विजय से नजरें चुराते हुए अपने बाल ठीक करने लगी, तो वहीं दूसरी ओर विजय भी अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा होते हुए मधु से मुंह फेरकर बैठ गया। मधु अपने होठों को चबाते हुए विजय को अपनी हालत का कारण बताते हुए कहने लगी, विजय, मैं लिफ्ट जैसी बंद जगह में या फिर मुंह पर कपड़ा रख देने पर सांस लेना भूल जाती हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। मैं तो बस तुम्हें। ये कहते कहते विजय रुक गया, तो मधु ने धड़कते दिल से कहा, हाँ, मुझे पता है कि तुम बस यही चाहते थे कि कमरे में आने वाला शख्स मुझे इस हुलिये में ना देखे, है ना? ये कहते हुए मधु मुस्कुराने लगी, तो विजय ये सोचकर हैरान रह गया कि मधु को कैसे पता चल गया कि उसके दिल में क्या चल रहा था और उसकी इस हरकत के पीछे क्या वजह थी। विजय ने मधु से कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग पसंद नहीं आती। शायद तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसके वजूद को शर्मसार होने से बचाने की खातिर भी यही करता। ये कहते हुए विजय बैग से उठ खड़ा हुआ, तो मधु कहने लगी, अगर मेरी जगह किसी और लड़की की सांसें बंद हो जाती, तब भी क्या तुम वही करते जो मेरे साथ किया? मधु के इस सवाल ने विजय को वॉशरूम की ओर बढ़ने से रोक दिया। अब विजय मधु के इस सवाल का क्या जवाब देता, जबकि वो तो खुद ही नहीं जानता था कि अगर मधु की जगह कोई और लड़की होती तो वो क्या करता। लेकिन मधु के इस सवाल से विजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे वो मधु से छिपाते हुए उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही वॉशरूम में चला गया। विजय के जवाब न देने पर मधु भी तकिए में मुंह छिपाकर मुस्कुराने लगी, क्योंकि इस वक्त विजय मधु के पास तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी सांसों की खुशबू अपने रोम रोम में महसूस कर सकती थी। मधु को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि विजय के होंठ अभी भी उसके होठों को अपनी कैद में जकड़े हुए हैं और उसकी सांसों में अभी भी विजय की सांसों की महक शामिल है। मधु के होठों से उसकी शर्मीली मुस्कान जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी और अपने बैग से उठते हुए और गाना गुनगुनाते हुए मधु ने अपने लिए कपड़े निकाले और एक तरफ रखे हुए विजय के कपड़ों को देखने लगी। मधु ने विजय की जरूरत की हर चीज मंगवा ली थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि विजय उनमें से किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा और कहीं ना कहीं विजय की यही खूबी मधु को विजय की ओर आकर्षित कर रही थी। विजय फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसके कुछ कहने से पहले ही मधु समझ गई थी कि विजय उससे क्या कहने वाला है, और विजय के कुछ कहने से पहले ही मधु कहने लगी, विजय, मैं भी 10 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ और फिर हम दोनों साथ में आंटी से मिलने चलेंगे। ये सुनते ही विजय परेशान होते हुए कहने लगा, मधु, मम्मी को होश आ चुका है और मैं उनसे क्या कहूँगा कि तुम कौन हो। तब मधु ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया और कहने लगी, अरे यार विजय, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, कह देना कि तुम्हारी दोस्त हूँ। इतना कहकर मधु फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई और मधु का हर अंदाज विजय के सामने उसे अनोखा साबित कर रहा था। जब विजय की माँ मधु से मिली तो उन्हें भी मधु बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और जिस तरह से मधु विजय की माँ से बात कर रही थी उसे देखकर तो विजय का दिल भी बेकाबू हो रहा था। विजय की मां को दवाइयों का हैवी डोज दिया जाता था, इसलिए वो मधु से बस कुछ मिनटों तक ही बात कर पाई थी। अस्पताल में विजय की मां से मिलने के बाद मधु ने विजय से समंदर किनारे ले जाने की जिद की
तो विजय मधु की इस जिद पर मना नहीं कर सका। अब वो दोनों समंदर किनारे बैठकर डूबते सूरज के खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक ही मधु ने विजय से पूछा, क्या तुम्हें समंदर पसंद है विजय? तो समंदर की लहरों को निहारते हुए विजय ने कहा, हाँ मधु, मुझे समंदर बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ चलने वाली ठंडी हवाएं और यहाँ का खुशनुमा माहौल जिंदगी के हर गम को भूलने में मदद करते हैं, इसीलिए मैं हर हफ्ते यहाँ आता हूँ। विजय की इस बात पर मधु ने मुस्कुराते हुए विजय की ओर देखा और कहने लगी, लेकिन विजय, मुझे तो समंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे तो बचपन से ही समंदर से डर लगता है। पानी की लहरें मधु के पैरों को छूती हुई वापस जा रही थीं, तो मधु को डर का एहसास हो रहा था कि तभी विजय ने मधु के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन अभी तो तुम्हारे चेहरे पर डर का कोई एहसास नहीं दिख रहा है। हवा में लहराते मधु के भूरे बाल उसके गालों को छूते हुए अटखेलियां कर रहे थे, तो वहीं सुनहरी धूप में उसका रंग और भी ज्यादा निखर रहा था। मधु ने विजय से नजरें चुराते हुए कहा, विजय, सच बोलूं या झूठ? ये कहते हुए मधु उन लहरों की शरारत को देख रही थी जो बार बार उसके पैरों को छूकर समंदर में वापस लौट रही थी। विजय ने भी एक नजर उन शरारती लहरों पर डाली और फिर मधु की ओर देखते हुए कहने लगा, सच ही बता दो मधु। तो मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वजह से विजय, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में मुझे ये एहसास होता है कि मैं हर हाल में सुरक्षित हूँ। मधु की इस बात पर विजय हैरान रह गया और कहने लगा, मधु, अभी तो हम दोनों को साथ में रहते हुए मुश्किल से 2 दिन ही हुए हैं। विजय ने मधु से एहसास करवाया तो मधु ने कहा, मुझे पता है विजय, लेकिन मैंने इन 2 दिनों में जो महसूस किया है ना, वही तुम्हें बता दिया। ये कहते हुए मधु ने अपने कंधे उचकाए और पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिया। विजय ने मधु से कहा, मधु, तुमने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों किया? तो मधु कहने लगी, अपनी सुरक्षा के लिए। ये कहते हुए मधु के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई और वो कहने लगी, विजय, मेरे पापा ने अपनी वसीयत में लिखा था कि जब तक मैं 25 साल की नहीं हो जाती और किसी से शादी नहीं कर लेती, तब तक जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकती। और अगर मैं 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करती, तो ये सारी जायदाद किसी फाउंडेशन में चली जाएगी। और इसी वजह से मेरे चाचा मेरी शादी अपने साले विक्रांत से करवाना चाहते थे, ताकि वो मेरी जायदाद हासिल कर सकें। और अगर अब तक मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि 25 साल की होने से पहले ही अगर मैं मर जाती, तब भी ये सारी जायदाद किसी फाउंडेशन में चली जाती। मेरे चाचा जायदाद हासिल करने के लिए बार बार मुझ पर ये दबाव डाल रहे थे कि मैं उनके साले विक्रांत से शादी कर लूं, लेकिन मैं विक्रांत से शादी नहीं करना चाहती थी और मुझे भी 25 साल की होने से पहले किसी भी कीमत पर शादी तो करनी ही थी, वरना मैं अपनी सारी जायदाद से हाथ धो बैठती। इसीलिए मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर दिया था, क्योंकि 30 दिनों तक सारी जायदाद और बिजनेस मेरे नाम हो जाएगा और तब तक मैं विक्रांत जैसे दरिंदे से भी बच सकती थी। मधु की बात सुनकर विजय ने सहमति में सिर हिलाया और पानी में पत्थर फेंकते हुए कहने लगा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे चाचा तुम्हें मार भी सकते थे? तब मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जायदाद के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर मधु ने टॉपिक बदलते हुए कहा, अच्छा विजय, तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। तब विजय ने अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरे पापा ने अपने एक दोस्त पर भरोसा कर लिया और उनका यही भरोसा हमें ले डूबा और हम सड़क पर आ गए। पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। और अब मेरे पास जीने का सहारा बस एक मेरी माँ ही है और माँ की हालत तो तुम्हारे सामने ही है। विजय ने भी एक घायल मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह मधु के सामने पेश कर दिया और फिर कहने लगा, मधु, तो क्या अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने के बाद तुम्हारे चाचा से तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा? तब मधु ने कहा, इसका भी एक हल है मेरे पास। जब सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी,
तो मैं सब कुछ बेचकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मधु ने मुस्कुराकर हाथ से उठ जाने का इशारा किया, जिसका मतलब था कि शायद वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चली जाएगी। मधु की बात सुनकर विजय हंस पड़ा और कहने लगा, आओ मधु, पानी में चलते हैं। ये कहते हुए विजय अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मधु की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो मधु विजय के बढ़े हुए हाथ को संजीदगी से देखने लगी। तब विजय ने कहा, भरोसा रखो मधु, और फिर विजय ने मुस्कुराते हुए मधु को अपना हाथ थामने का इशारा किया, तो मधु भी विजय का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। डूबता हुआ सूरज, पानी की लहरें, समंदर से उठती ठंडी हवाएं और वहां गूंजती उन दोनों की हंसी उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थी। मधु का 25वां जन्मदिन बीत चुका था और सुधीर चाचा के सारे इरादे मिट्टी में मिल चुके थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मधु और विजय एक दूसरे के करीब आ गए थे और उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन चुका था, जिसे उन दोनों ने दोस्ती का नाम दिया था, बिना ये जाने कि उनका ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर था। मधु आज ऑफिस से जल्दी लौट आई थी, जबकि विजय अपनी माँ से मिलने गया हुआ था। मधु आज किसी जरूरी मीटिंग की वजह से विजय की माँ से मिलने नहीं जा सकी, वरना ऑफिस से लौटते वक्त वो उनसे मिलने जरूर जाती थी। मधु गर्म पानी से नहाकर और अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए, गाना गुनगुनाते हुए बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई, तो देखा कि विक्रांत उसके बेड पर लेटा हुआ था। विक्रांत को देखते ही मधु की सफेद रंगत पल भर में ही फीकी पड़ गई थी और डर के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था। मधु ने कांपते हुए लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मधु की आंखों में डर देखते ही विक्रांत कमीनेपन से मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ मेरी जान, कुछ दिनों से नहीं आया था, तो तुम्हें क्या लगा कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा? ये कहते हुए विक्रांत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गलत इरादे से मधु की ओर बढ़ने लगा, तो मधु चिल्लाते हुए कहने लगी, विक्रांत प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। तब विक्रांत ने कहा, चिल्लाओ जी भर के चिल्लाओ, जबकि तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी चीखें सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। ये कहते हुए विक्रांत मधु की तरफ बढ़ने लगा, तो डर के मारे मधु का चेहरा पीला पड़ गया और वो पीछे दीवार से जा टकराई। मधु का दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी ये जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, क्योंकि वो तो बस विक्रांत की बुरी नजर से बचना चाहती थी। और आज तो विजय भी घर पर नहीं था। हर बार की तरह इस बार भी कोई नहीं था जो उसे विक्रांत के गंदे इरादों से बचा सकता। विक्रांत, मुझे जाने दो प्लीज। डर के मारे मधु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहने लगा था। मधु को वो सारे बीते दिन याद आ गए जब इस वहशी दरिंदे ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की थी। विक्रांत ने मधु को बेड पर लिटाकर उसके दोनों हाथ बांध दिए और फिर उस पर झुकते हुए अपने हाथों में उसका चेहरा थामकर उसे बड़े गौर से देखते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अलावा किसी और से शादी करने की? क्या तुमने अपने पति को बताया है कि मैं उसकी पत्नी के साथ पहले ही सुहागरात मना चुका हूँ और मेरे ये हाथ उसकी पत्नी को बार बार मैला कर चुके हैं? चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं कि तुमने अपनी बीती जिंदगी के बारे में अपने पति को बताया भी है या नहीं? ये कहते हुए विक्रांत अपना चेहरा मधु के करीब ले आया, तो मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि मधु को ऐसा महसूस हो रहा था कि विक्रांत के शब्द उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। और फिर विक्रांत ने मधु के चेहरे को दबोचते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया होगा, अगर बता देती तो वो तुझे कभी स्वीकार नहीं करता। इतना कहकर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए मधु के गाल पर अपना हाथ रखा, तो मधु ने उसी पल अपने भगवान से अपनी मौत की प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, इससे पहले कि ये दरिंदा मुझे बर्बाद कर दे, मुझे मौत ही दे दो। मधु का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसके गाल पर विक्रांत का स्पर्श उसे जीते जी मार रहा था। इससे पहले कि मधु अपना बचाव करने के लिए अपनी जान दे देती,
उसके कानों में विजय की आवाज सुनाई दी और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। विक्रांत भी कमरे के दरवाजे पर खड़े विजय को देखकर घबरा गया, लेकिन फिर अगले ही पल सिचुएशन को हैंडल करते हुए वो कहने लगा, अच्छा हुआ विजय कि तुम खुद ही आ गए हो और तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। देखो विजय, मधु और मैं दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मधु ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। विक्रांत अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना बचाव करते हुए विजय को मधु के खिलाफ करना चाहता था। ऐसा कुछ भी नहीं है विजय, ये झूठ बोल रहा है। विक्रांत की बातों से भड़क उठी मधु विजय को अपनी सफाई दे रही थी और रोते हुए विजय की तरफ ही देख रही थी। इससे पहले कि मधु अपनी सफाई में और कुछ कहती, उसके कानों में विजय की तेज आवाज गूंज उठी, जो विक्रांत से पूछ रहा था, क्या कहा था तुमने अभी विक्रांत? विक्रांत जरा फिर से कहना तो। मैं कह रहा था कि मधु और मैं। विक्रांत की बात अभी तक पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही विजय ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और फिर उसके सिर पर अपना सिर मारते हुए उसे खुद से दूर धकेला। तब जाकर विक्रांत अपनी अगली सांस ले पाया था। मधु हैरत से विजय की ओर देखने लगी, जो अभी भी विक्रांत को पिटते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगा था विक्रांत कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा, है ना? जबकि मुझे तो पहले ही दिन तुम्हारे गंदे इरादों का पता चल गया था, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से मधु के लिए गंदगी सुनकर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। अगर आज तुम मेरे हाथों से मर भी जाते हो तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की और उसे परेशान करने की। ये कहते हुए विजय ने विक्रांत को जमीन पर पटक दिया। विजय गुस्से में चिल्लाते हुए विक्रांत के चेहरे पर वार कर रहा था और मधु आंखें फाड़े विजय को ही देख रही थी। विजय विक्रांत को दबोचते हुए कहने लगा, कमीने, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है और मैं उससे प्यार करता हूँ। सुना तुमने? जो भी शख्स उसे हाथ लगाने की कोशिश भी करेगा ना, तो मैं उसके हाथों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये सुनते ही मधु की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिन जज्बातों को वो दोनों दोस्ती का नाम दे रहे थे, दरअसल वो जज्बात प्यार के जज्बात थे। अगर इस 1 महीने में मधु विजय से प्यार करने लगी थी, तो विजय भी मधु को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा था। बस भी करो विजय। मधु ने बड़ी मुश्किल से अपने कांपते हाथ विजय के कंधे पर रखे और विक्रांत को विजय के हाथों मरने से बचा लिया। विक्रांत अधमरा हो चुका था और उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि वो खुद ही उठकर अपनी जान बचाकर भाग पाता। मधु के रोकने पर विजय रुक गया और फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए मधु की ओर देखा, जिसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। लेकिन फिर विजय ने मधु से अपनी नजरें हटाईं और विक्रांत के अधमरे शरीर को उठाकर उसे घसीटते हुए घर के बाहर लॉन में फेंक दिया। उसी वक्त सुधीर चाचा और अनीता चाची अपनी गाड़ी से नीचे उतर रहे थे और जब उन्होंने विक्रांत को खून से लथपथ देखा, तो वो विजय को बहुत बुरा भला सुनाने लगे और विक्रांत को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। विजय ने रौबदार आवाज में सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अब इनमें से किसी को भी घर के अंदर मत आने देना। इतना कहकर विजय अंदर चला गया और कमरे में आते ही उसने दीवार से टिकी मधु का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए बहुत ही नर्म लहजे में कहने लगा, मधु तुम ठीक तो हो ना? मधु ने रोते हुए सिर हिलाया तो विजय ने उससे पूछा, यार मधु, तुम कब से ये सब बर्दाश्त कर रही हो? तब मधु ने कहा, जब से पापा मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे तब से ही। वो मुझे गंदी नजरों से देखता था विजय, और मुझे हाथ भी। इससे पहले कि मधु आगे और कुछ कहती, विजय ने मधु के होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपने सीने में छिपा लिया। मधु रोते हुए अपने दिल का दर्द हल्का करना चाहती थी और वो विजय के सीने में सिर छिपाए रोते हुए कहने लगी, विजय, पापा के जाने के बाद मैं कमरे में अकेली ही होती थी और तब ये दरिंदा मुझे गलत नजरों से देखता था और इसकी नजर और इसके इरादे बहुत ही गंदे हैं। मुझे इस दरिंदे से घिन महसूस होती थी, लेकिन मैं अकेली थी ना विजय, इसलिए इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी।
मैं कहती हूँ ना कि मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन मैं मजबूत नहीं हूँ विजय। मैं आज भी इस दरिंदे से बहुत ज्यादा डरती हूँ, इतना कि इसे देखते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मधु हिचकियों से रोते हुए ये सब विजय को बता रही थी, और विजय को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके दिल के 100 टुकड़े कर दिए हैं और वो अभी के अभी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। लेकिन फिलहाल तो विजय को मधु का सहारा बनना था, और उसने मधु के माथे पर अपना प्यार बरसाया और वो मधु से कहने लगा, मधु अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और अब कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये कहते हुए विजय ने अपने हाथों से मधु के आंसू साफ किए और उसे बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके पास बैठकर उसके बालों को सहलाने लगा। मधु की हिचकियां अभी भी बंद नहीं हो रही थी, तो मधु के लिए पानी का ग्लास उठाने के लिए विजय बेड से उठा, तो मधु को ऐसा लगा कि विजय उसे छोड़कर जा रहा है, तो मधु ने उसकी शर्ट पकड़ ली और कहने लगी, तुम कहीं मत जाओ विजय, मुझे डर लगता है। तब विजय मधु के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहने लगा, मैं कहीं नहीं जा रहा मधु, मैं यहीं तुम्हारे साथ ही हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यार मधु, तुम तो मुझे वो मजबूत वाली धाकड़ मधु ही अच्छी लगती हो, और ऐसे मर्दों से डरना नहीं चाहिए बल्कि लड़ना चाहिए। और जो भी शख्स तुम्हें गंदी नजरों से देखने की कोशिश भी करे ना, तो उसकी आंखें ही नोच लेनी चाहिए। विजय ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने विक्रांत को जिंदा क्यों छोड़ दिया था। तब मधु विजय की पलकों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए दबी आवाज में कहने लगी, और अगर कोई इस तरह से देखे जैसे कि तुम देखते हो, तब क्या करना चाहिए। विजय ने जालस फील करते हुए कहा, तो उसकी भी आंखें नोच लेना, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी तुम्हें मेरी तरह देखे, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मधु विजय की इस जेलसी पर रोते रोते हंसने लगी, और फिर उसने धड़कते दिल के साथ कहा, विजय इतना प्यार करते हो मुझसे? तो विजय कहने लगा, हाँ करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं खुद को यही समझाता रहा कि ये प्यार नहीं दोस्ती है, लेकिन आज ये एहसास हो गया कि ये दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। और आज विक्रांत को तुम्हारे करीब देखकर मेरा दिल तो कर रहा था कि उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दूं। आखिर में विजय का लहजा नर्म हुआ, तो मधु ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, तो विजय भी आंखों में प्यार की लौ लिए मधु की ओर देखने लगा। विजय को अब अपने और मधु के बीच की नजदीकी का एहसास हो चुका था, और उसका दिल अब एक अलग ही लय में धड़कने लगा था। मधु के वजूद से उठ रही महक विजय के दिल में दबे हुए जज्बातों को जगा गई थी, जिससे वो अपने होश खो बैठा था। मधु ने विजय की आंखों की किताब को पढ़ते हुए शर्म से लाल होकर अपनी आंखें नीची कर ली, तो विजय ने भी खुद पर से काबू खोकर मधु के चेहरे की तरफ झुकते हुए और उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए खुद के बहुत करीब कर लिया। मधु ने भी खुशी खुशी विजय की बाहों में पिघलते हुए खुद को विजय के हवाले कर दिया, और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबकर रात भर अपने प्यार का जश्न मनाते रहे। लेकिन मधु को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत रात की सुबह इतनी बुरी भी हो सकती थी। मधु अपने हाथ में वो कागज थामे उसमें लिखी हुई बातें 10वीं बार पढ़ रही थी, जिसमें विजय ने अपना हाले दिल बयां किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मधु, इसीलिए शायद मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया था। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा साथ पाकर मेरी तन्हा जिंदगी को सुकून मिल गया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कल रात तुम्हारे करीब आते ही मैं पूरी दुनिया को भूला बैठा था, यहाँ तक कि मैं तो ये तक भूल गया था कि तुम्हारी और मेरी हैसियत में बहुत बड़ा फर्क है। और कल तुम्हारे करीब आने से पहले मैंने तुम्हारी मर्जी तक नहीं पूछी थी, बस तुम्हें अपने इतने करीब देखकर अपने होश खो बैठा और तुम्हें अपने रंग में रंगता चला गया। लेकिन अब मैं खुद को तुम पर थोपना नहीं चाहता, और न ही तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। बस इसीलिए मैं जा रहा हूँ मधु, अगर तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए तो मुझे तलाक के पेपर्स भेज देना,
मैं बिना कोई सवाल किए तलाक के पेपर्स पर साइन करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। विजय के लिखे हुए इन चंद शब्दों ने मधु के दिल को गहरी चोट पहुंचाई थी, इसलिए उसने पहले अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ किया और फिर उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दांत पीसते हुए और कुछ सोचते हुए मधु अपने बेड से उठ खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। और फिर कुछ देर बाद अस्पताल के उस कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी, जो विजय के गालों पर पड़ा था। और ये विजय की जिंदगी का दूसरा थप्पड़ था, और दोनों बार उसे थप्पड़ मारने वाली एक ही लड़की थी, मधु। विजय की मां हैरत से आंखें फाड़े ये नजारा देख रही थी कि तभी मधु ने विजय की मां की तरफ देखा और उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, सॉरी मां, लेकिन आपका बेटा इस थप्पड़ का हकदार है। और फिर मधु ने विजय की ओर देखा और कहने लगी, चले आए ना यहाँ मुंह उठाकर, और क्या कहा था तुमने कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ, बेवकूफ। तभी तो। अरे बाबा, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मिस्टर विजय खुराना, मैं तुम्हें अपने नाखून तक को हाथ नहीं लगाने देती और ना ही खुद को तुम्हारे हवाले करती। मधु की ऐसी धाकड़ बातें सुनकर विजय का चेहरा तांबे की तरह लाल हो गया, जबकि विजय की मां की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। सुना तुमने मिस्टर विजय खुराना, इसीलिए खुद को तुम्हारे हवाले किया था। और मेरी दौलत ना, यही दौलत दूसरी वजह थी ना मुझे छोड़कर जाने की। ठीक है, तो अब मैं अपनी सारी दौलत किसी फाउंडेशन को दे दूंगी, फिर तो मैं तुम्हारी काबिल हो जाऊंगी ना मिस्टर विजय खुराना, क्योंकि मेरी असली दौलत तो तुम हो, मेरा पति और उसका प्यार। ये कहते हुए मधु विजय के सीने पर मुक्के बरसाते हुए उसके सीने से जा लगी थी। मधु ने रुआंसी आवाज में विजय से अपने प्यार का इजहार किया, तो विजय ने भी नम आंखों से मधु की ओर देखा और कान पकड़कर माफी मांगी, क्योंकि मधु के प्यार के इकरार ने विजय के दिल को झंझोड़कर रख दिया था। नहीं करूंगी मैं तुम्हें माफ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। ये कहते हुए मधु ने विजय को खुद से दूर धकेला और बुरा सा मुंह बनाकर विजय की मां के पास आकर बैठ गई। विजय की मां भी अब तक तो समझ ही चुकी थी कि ये प्यारी सी लड़की मधु, जिसे वो पहले दिन से ही पसंद करती थी, वो उनकी बहू है। माफ कर दो ना यार मधु, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर, बस आज के बाद ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूँगा। और वैसे भी मेरी इस गलती की सजा तो तुम मुझे थप्पड़ मार कर दे ही चुकी हो, तो अब माफ करके मुझे अपने साथ जीने की वजह भी दे दो ना यार, विजय ने विनती भरे लहजे में कहा। तो मधु ने नम आंखों से विजय की ओर देखा और कहने लगी, मिस्टर विजय खुराना, जब जब तुम ऐसी गलती करोगे ना, तब तब तुम्हें इसी तरह से थप्पड़ ही खाना पड़ेगा। मधु ने अपने आंसू साफ करते हुए रुआंसी आवाज में कहा। तब विजय की मां ने हैरत के झटके से पूछा, विजय, सिर्फ पत्नी का सरप्राइज ही था या फिर अब मेरे पोता या पोती भी आने वाले हैं पीछे? मुझे अभी के अभी बता दो तुम दोनों, ताकि जब वो मेरे सामने आए तो मैं अपनी हैरानी पर काबू रख सकूं। विजय की मां को संदेह था कि जैसे विजय की पत्नी अचानक ही आ गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब उनका पोता पोती भी आ जाएं। विजय की मां की बात सुनकर विजय और मधु ने एक दूसरे की तरफ देखा, तो मधु का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जबकि अस्पताल के उस कमरे में विजय की दबंग हंसी गूंज उठी और उसने अपनी मां के पास आकर उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। विजय ने विक्रांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और मधु को सुरक्षित महसूस कराने के लिए वो लोग यहाँ से सब कुछ बेचकर विदेश में बस गए थे। विदेश जाकर मधु ने एक नया बिजनेस शुरू किया, जिसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए विजय भी मधु का पूरा साथ दे रहा था। विक्रांत का साथ देने के लिए सुधीर चाचा और उनकी पत्नी अनिता को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जबकि विदेश जाकर मधु विजय के साथ एक खुशहाल जिंदगी शुरू कर चुकी थी। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके
कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।